अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और एमसीक्यूज के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 215 है। और यहाँ पर अगर आप एमसीक्यूज नंबर 1 देखें तो लिखा हुआ है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से आपने बताना है कि कौन से फैक्टर्स पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं डिपेंड करती। तो देखिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला VD इज इक्वल टू 1/NEA पढ़ा था ना। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक पढ़ा था 1/NAE और सेकेंडली हमने पढ़ा था μE। ये हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे। अब इनमें देखिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड करती है। आपका जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी फैक्टर, उसमें हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे। मतलब वो जो पूरी डेरिवेशन थी उसमें हमने बेसिक ये 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज में ऑप्शंस है ना, नंबर 1 लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करती, बाकी क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी करती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी करती है और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंडिपेंडेंट ऑफ ये भी बात वही है जैसे हमारे एमसीक्यूज नंबर 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम कंज्यूम्ड, लेंथ ऑफ द वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइम कंज्यूम्ड और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर हम ज्यादा मतलब प्रिसाइज एक्यूरेट आंसर की तरफ जाएं तो टाइम कंज्यूम्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लेंथ ऑफ द वायर कहें तो वो भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले एमसीक्यूज में हमने ये कहा कि लेंथ ऑफ द वायर और टाइम कंज्यूम्ड ये 2 फैक्टर हैं जिन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही होती। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 तो लिखा हुआ है अ 10 ओहम्स रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ 10 वोल्ट्स बैटरी। आपको बैटरी के वोल्टेज गिवन है, द पावर डेसिपेटेड ऑफ द रेजिस्टर इज, आपने पावर डेसिपेट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मैंने लिखा कि पावर जो डेसिपेट है उसका फार्मूला V²/R है। अभी मैंने क्यों लिखा कि अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इलेक्ट्रिक पावर वाले टॉपिक में पावर के डिफरेंट फार्मूला पढ़े, P इज इक्वल टू VI भी पढ़ा, P इज इक्वल टू I²RT भी पढ़ा, P इज इक्वल टू V²/R भी पढ़ा। और मैंने वहां पर आपको बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें डाटा में जो क्वांटिटीज गिवन होती हैं उस हिसाब से हमने अपना फार्मूला मेंशन करना होता है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन थे, इसलिए हमने पावर का फार्मूला V²/R यूज किया। V की वैल्यू 10 गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 10 गिवन है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 100, डिवाइड वाला 10 एज इट इज है। आपस में सिंप्लीफाई करें तो पावर की वैल्यू आपको मिलती है 10 वॉट्स। ठीक है, इस अकॉर्डिंग अगर आप अपने एमसीक्यूज का ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ हैवी ड्यूटी रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड अबाउट 1000 वॉट। 1000 वॉट है, इसका मतलब है पावर गिवन है। इफ इट इज अलाउड टू रन कॉन्टिन्यूसली फॉर 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स डेली इसका मतलब है टाइम आपको 10 आवर्स गिवन है। और याद रखेंगे कि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो हम आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब है आपको 10 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी किलोवाट आवर ऑफ द एनर्जी डज इट कंज्यूम्ड इन 10 डेज। आपने पहले तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर कैलकुलेट करनी है, फिर जब आपको 1 किलोवाट आवर में कंज्यूम्ड एनर्जी मिल जाएगी तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 10 आवर्स में भी कंज्यूम्ड एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए डाटा में जो वैल्यूज गिवन थी वो मैंने गिवन डाटा लिख लिया। फिर पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, यहाँ से हम वर्क की वैल्यू ले लेते हैं तो वर्क हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और आप लोगों ने चैप्टर में भी सीखा और मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होता है कि वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो हमने इस वर्क की जगह पे लिखा एनर्जी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम की जगह पे मैंने लिखा 10 मल्टीप्लाइड 3600। क्यों, यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया है सेकेंड्स में। क्यों मल्टीप्लाई किया, फॉर कन्वर्टिंग इनटू सेकेंड। सेकेंड में मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस सारी टर्म को आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6 टाइम्स 0 जाउल आ जाता है। ठीक है, फिर हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जाउल्स के इक्वल होता है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल्स के इक्वल होता है। तो देखें ये जो ऊपर एनर्जी आई थी इसको अगर हम 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइड कर देंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ के साथ। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम बन जाती है 10 किलोवाट आवर। देखिए अब आपको 10 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम मिल गई है और ये एनर्जी कंज्यूम्ड 1 आवर के लिए मिली है। अगर आपने 10 आवर्स के लिए सॉल्व करनी है तो इस वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 किलोवाट आवर। और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन नंबर है
ए 100 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आपने ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। इफ 3 एम्पेयर करंट विद इन 5 मिनट्स वर्क फॉर अबाउट 900 जूल्स। ठीक है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क वो हम यहाँ पर पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे। चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है ना, वो चार्ज पर यूनिट टाइम हो जाता है। यहाँ से अगर आप क्यू लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी कि जो हमें क्यू की वैल्यू मिलेगी वो करंट है 3 एम्पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 5 मिनट्स और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो हमें मिल जाएगा Q इज इक्वल टू 900 कूलम्स चार्ज मिल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ईएमएफ में हमें बन जाएगा वर्क भी 900 जूल्स था और ये भी 900 कूलम्स था, तो ये कैंसिल करके जो हमें ईएमएफ की वैल्यू है वो मिल जाएगी 1 वोल्ट। ठीक है, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपसे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हेल्प अस टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर दोनों आपको ईएमएफ मेजर करके देते हैं, लेकिन जब हमने पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इनमें जो ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने वाला डिवाइस है दैट इज पोटेंशियोमीटर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमसे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ डायनेमिक चार्ज इज। देखिए चार्ज का यूनिट हमेशा कूलम ही होता है ना, डायनेमिक चार्ज है तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि चार्ज मूव करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इसके अकॉर्डिंग जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है एमसीक्यूज नंबर 8 में द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टील वायर ऑफ पार्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 100 ओम। इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल्ड देन रेजिस्टिविटी इन ओम्स मीटर विल बी। तो देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि आपने रेजिस्टिविटी बतानी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 × 10⁻⁻7 ओम मीटर हो जाएगा, यानी कि ए। और ये जो वैल्यू है ना ये रेजिस्टिविटी ऑफ स्टील की फिक्स वैल्यू होती है। रेजिस्टिविटी बाकी डायमेंशन चेंज करने से चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती जो फैक्टर्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि इनको चेंज करना है। सो हमें बताया गया कि वायर चूंकि स्टील की है तो स्टील की वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻⁻7 ओम्स मीटर होती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाउ मच पावर डेसिपेशन विल बी इंक्रीज्ड if current passing through the circuit is increased by 100 let keeping temperature to be constant। so देखिए सबसे पहले तो हमने कहा कि पावर का जो फॉर्मूला है वो I²R है। I²R अब यहाँ पे हमने क्यों यूज किया, बिकॉज यहाँ पे हमें करंट गिवन है। ठीक है, फिर बुक में लिखा हुआ है कि करंट 100% इंक्रीज करता है, तो मैंने लिखा कि इफ करंट इंक्रीजेस 100% देन द न्यू वैल्यू ऑफ करंट विल बी पहले वाला करंट प्लस 100% ऑफ इनिशियल वैल्यू। 100% ऑफ इनिशियल वैल्यू इसका मतलब है कि 1 टाइम करंट पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो I + I करें तो ये मिल जाएगा 2I। 100% इंक्रीज करने से जो करंट है वो डबल हो जाता होता है। ठीक है, तो जो न्यू पावर बनेगी उसमें I की जगह पे आप 2I² पुट करेंगे। 2I जो है वो 4I² होता है। I² इनिशियल पावर थी ना, तो दोबारा करंट को चेंज करने से जो न्यू पावर बनी वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल पावर बन गई। ठीक है, आपने पावर में फ्रैक्शनल चेंज कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन पावर माइनस ओरिजिनल पावर डिवाइडिंग बाय ओरिजिनल पावर आ जाएगा। चेंज इन पावर 4p था, ओरिजिनल पावर भी p थी और नीचे भी ओरिजिनल पावर p थी। 4p - p करें तो 3p डिवाइडेड बाय p आ जाता है, p को p से कैंसिल करें तो 3 हो जाता है। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 300% पावर में चेंज आ जाएगा, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है देयर आर 2 रेजिस्टर्स ऑफ हैविंग वैल्यू 2 ohms and 4 ohm respectively आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए सबसे पहले मैंने 2 रेजिस्टर्स थे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैलकुलेट किया है और वो इन दोनों को एड अप करने से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द हीट डेसिपेटेड बाय 4 ohm रेजिस्टर इन 5 सेकंड विल बी। आपने हीट डेसिपेटेड कैलकुलेट करनी है, तो देखें हमने हीट एनर्जी जो डेसिपेटेड एनर्जी थी उसका फार्मूला I²RT पढ़ा था। ठीक है, हमें R भी गिवन है, T भी गिवन है, I गिवन नहीं है, तो इसके लिए पहले मैंने ये I कैलकुलेट किया। ओम्स लॉ V = IR होता है, यहाँ से I की वैल्यू लेंगे तो वो V/R हो जाएगी। इनको आपस में डिवाइड करें तो ये हो गया 1 वोल्ट। ठीक है, और फिर हीट एनर्जी के फार्मूले में पुट कर दें तो I की जगह पे 1, R रेजिस्टेंस थी 4 बुक में गिवन है, T टाइम था 5 बुक में गिवन है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 20 जूल्स मिलेगा, और ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग C
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो देखिए ए में लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट करंट ट्रैवलिंग टुवर्ड अ जंक्शन इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। किरचॉफ्स के दो ही लॉ थे, एक केसीएल एक केवीएल, करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, और उन दोनों में ऐसी बात नहीं गिवन है। बी पार्ट में कह रहा है द करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ जंक्शन इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी में देखें तो लिखा हुआ है द करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट एग्जिटिंग द जंक्शन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। तो ये बात ठीक है कि जंक्शन की तरफ जो करंट आने वाला होता है वो इक्वल होता है उस करंट के जो जंक्शन से बाहर जा रहा होता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी थ्योरेटिकल है कि द अलजेब्रिक साइन ऑफ एन आईआर ड्रॉप प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन। सी करेक्ट ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये जो आईआर ड्रॉप होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है, उस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट विल बी द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टेड रेजिस्टेंस इफ एलडीआर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम is operated at specific intensity of light is to be protected through a series resistance in such a way that up to 12 milliampere current in the provision of 10 volts potential। करंट की वैल्यू 12 मिलीएम्पेयर गिवन है और पोटेंशियल की वैल्यू 12 वोल्ट गिवन है अक्रॉस द सर्किट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में देख के आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमने फॉर्मूला यूज किया V इज इक्वल्स टू आई आर। करंट हमें 12 मिलीएम्पेयर गिवन था और रेजिस्टेंस गिवन नहीं है क्योंकि ये जो सर्किट में सबसे नीचे 10 वोल्ट्स की बैटरी गिवन है ना, इसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। तो हमने लिख लिया 12 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय आर। इसको मैंने कोई नंबर 1 कह दिया। अब देखें ये जो ऊपर लाइट जिस रेजिस्टर पे फॉल कर रही है इसकी रेजिस्टेंस 20 ओम्स है और वी आर एक और जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें आर गिवन है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है जो कि एलडीआर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये आपने सॉल्व करनी है। ठीक है। तो फिर इस रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वोल्टेज का फॉर्मूला तो आई आर होता है लेकिन इस वोल्टेज में हमें करंट नहीं पता। तो सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू V बाय आर से आएगी। वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट्स था और रेजिस्टेंस में मैंने ये दो वैल्यूज क्यों लिखी हैं बिकॉज बुक में देखें तो ये देखिए डायग्राम में दो वैल्यूज रेजिस्टेंस की गिवन है और ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं टॉप में जो डायग्राम की गिवन है ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है कि दोनों को एड अप कर देते हैं तो R + 20 आ जाएगा। ठीक है। फिर हम इस वैल्यू को ओम्स लॉ में पुट करेंगे तो I की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की 10 डिवाइडिंग बाय R + 20 और साथ में ये वाला R एज इट इज आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू लिख ली और 2 में V के साथ वाला जो रिजल्ट है हमने ये लिख दिया। ये वाला R और ये वाला R कैंसिल हो गया, पीछे बचा 12 इंटू 10⁻³ और 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस R हो गया। ठीक है। अब आप इसे कोई इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साथ में रह गया 10। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 0.24 बचता है। इसको R के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 10⁻³ R बन जाएगा। ठीक है। ये टर्म यहाँ पर प्लस हो रही है, दूसरी तरफ चलकर माइनस हो जाएगी। 10 माइनस 0.24 करें तो 9.76 बनता है। ये वाला फैक्टर हमने एज इट इज नीचे उतारा। आपको R की वैल्यू चाहिए थी तो ये टर्म जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे चलकर आप इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो 813 ओम्स आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। और अब अपनी बुक में देखें तो बुक के अकॉर्डिंग C करेक्ट ऑप्शन है 813 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज अ नल डिटेक्टर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में नल डिटेक्शन के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज गैल्वेनोमीटर। ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर। तो पोटेंशियोमीटर को हम ए ऑप्शन करेक्ट है, दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम 3 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए और दो सोर्सेज की वोल्टेज है ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग जो है वो ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर शुड बी। अगर आपने एक्यूरेसी अचीव करनी है तो जो पोटेंशियोमीटर में स्लाइडिंग वायर होती है उसकी लेंथ को हम इंक्रीज रखते हैं, यानी कि बड़ी लेंथ की वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जितनी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब जितनी ज्यादा आपने उसकी एक्यूरेसी चाहिए उतनी लंबी आप लेंथ रख देंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 है देयर आर डैश टाइप ऑफ थर्मिस्टर।
तो हमें पता है कि थर्मिस्टर की दो टाइप्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 18 में है कि थर्मिस्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजिस्टर नेम्ड एज। तो थर्मिस्टर में थर्म का वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब है ये टेम्परेचर डिटेक्टर है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि थर्मल रेजिस्टर। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्मिस्टर का दूसरा नाम जो है वो हम थर्मल रेजिस्टर भी कह सकते हैं।